बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुधीर तोमर हमारे सभी सुधी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में जो अतिथि हमारे बीच हैं वह हैं डॉक्टर संदीप बधे। और डॉक्टर संदीप बघे जो हैं वो मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के सीनियर जनरल फिजिशियन के रूप में कार्यरत हैं। आप मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं और आपने अपनी एमबीबीएस की उपाधि केईएम हॉस्पिटल परेल मुंबई से प्राप्त की है। डॉक्टर संदीप ने अपनी पीजी डिग्री स्नातकोत्तर उपाधि लॉर्ड्स हॉस्पिटल कोच्चि केरल से प्राप्त की है। डॉक्टर संदीप जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। वर्तमान में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, डॉक्टर संदीप मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक अपनी सेवाओं को नियमित रूप से दे रहे हैं। हम सब अजमेरवासी अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, खुद के साथ कभी ना कभी एक फिजिशियन के संपर्क में अवश्य आए हैं और फिजिशियन के संपर्क में आने के बाद ही हमारी परेशानियों का निदान जो कि स्वास्थ्य संबंधी है शुरू होता है, जो कि बहुत सामान्य सी एक समस्या है। हम बहुत आराम से सुनते हैं, समझते हैं कि वायरल हो गया। तो मैं डॉक्टर साहब से अपनी बातचीत की शुरुआत, डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं और मैं अपनी बातचीत की शुरुआत आपसे यही जानने के लिए करूंगा कि ये वायरल डिजीज क्या है। वायरल डिसीज़ या विषाणु जनित डिसीजेस, ये जो हम सब बार बार सुनते हैं, ये जो है वायरस जो है एक बहुत ही सूक्ष्म एक जीव होता है जो बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा होता है। इससे होने वाली बीमारियों को ही हम वायरल या फिर विषाणु जनित बीमारियां कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको सबको पता है कोरोना वायरस, उसके साथ साथ में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, HIV, हेपेटाइटिस, जैसे हम आम भाषा में पीलिया भी बोलते हैं, ये सारी जो है वायरल बीमारियां है। रेबीज़ भी एक प्रकार का वायरल बीमारी है। तो ये सब जो बीमारियां है जो कि वायरस करती है, इन सबको वायरल बीमारियां कही जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक सामान्य सी बात है जो आम आदमी के मन में आती है कि जब भी मौसम बदलता है तब वायरल होता है। तो ये वायरल डिसीजेज मौसम बदलने के साथ ही हम लोगों के जीवन में, हम उनके संपर्क में क्यों आ जाते हैं? जो वायरल बीमारियां होती है, तो जो कि हम सबको पता है, वायरसेस जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं। इनको हवामान जो होता है, ठंडे वातावरण में उनको जो है उनका जो प्रोडक्शन है या जो उनका रिप्लिकेशन या फिर उनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है। तो हम ये देखते हैं कि ठंडे मौसम में, जैसे विंटर सीजन में, जो वायरल डिसीजेस है, इसका बीमारियों का जो प्रकोप है वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो वायरस को जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होता है। जो वायरस है जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि विंटर सीजन्स में वायरल जो बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, गले या फेफड़ों में जो अक्सर इन्फेक्शन होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन क्यों होते हैं? और मूलतः ज़्यादातर गले या फेफड़े क्यों ग्रसित हो जाते हैं वायरल से बहुत जल्दी? जो है गले की या फेफड़ों की जो बीमारियां होती है, इनमें मुख्य जो है वायरल भी होते हैं और कुछ अलग बीमारियां भी होती है। जैसे बैक्टीरिया भी कुछ बीमारियां कर सकती है, कुछ फंगस भी कर सकती है। लेकिन जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वायरल बीमारियां जो है गले और फेफड़ों की पाई जाती है, और वो इसलिए है क्योंकि वायरसेस जो है एक प्रकार का एपिडेमिक लेके आती है। एक ही समय में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है वायरसेस, इसलिए हम ज़्यादातर मात्रा में वायरल डिजीज़ पाए जाते हैं। जी, क्या गले और फेफड़ों की जो ये वायरल डिजीज से सामान्यतः बचा जा सकता है? हाँ, जैसे आप सबको पता है कि कोविड में या कोरोना इसके वजह से हम काफ़ी जन जागृति आई है इस दो मामले में। कोरोना या फिर कोई भी प्रकार का वायरस जो है, इसको बचाव के कई तरीके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मास्क पहनिए। कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप जाते हो, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, कहीं सिनेमाघर हो गए या बस स्टैंड हो गया या फिर कोई अस्पताल भी हो गया, यहाँ पे आपको मास्क पहनना है। जितना आप मास्क पहनोगे उतना चांसेस ज़्यादा है कि आप वायरस बीमारी से बचा जा सके। दूसरा है कि आप हमेशा अपने हाथ जो है सैनिटाइज रखें। या तो आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सोप से इसको वॉश कर सकते हैं। तीसरा है, आप जो ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये लक्षण पाए जा रहे हैं या जिनको वायरल बीमारियाँ हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। जी, लेकिन एक बात और है डॉक्टर साहब, आम तौर पे देखा जाता है कि गले और फेफड़ों का जो ये इन्फेक्शन है, ये अमूमन दवाइयाँ लेने के बाद भी जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों है? इसके भी कई कारण हैं।
जो मेन कारण होता है कि हम देखते हैं कि जो गले की या फेफड़ों की बीमारी है, बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मुख्य तौर पे वायरल बीमारियां है और वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक जो है कुछ खास काम करता है नहीं। तो हमको लगता है कि एंटीबायोटिक लेने से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि वो ना ही वो वायरल डिसीज़ जो है ठीक होता है और उसके वजह से वो थोड़ा सा लंबा खींच जाता है। वायरल जो बीमारियां है मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब वो खुद ठीक होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए हमको देखा जाता है कि कुछ समय लग जाता है। और जो दूसरी बैक्टीरियल वाली बीमारी होती है फेफड़ों की या गले की, उसमें जो हम एंटीबायोटिक लेते भी है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम मेडिकल से ले लेते हैं, और वो भी जो है इसका पूरा डोज जो है प्रॉपर डोज नहीं लेते पाते, ना ही आप प्रॉपर दवाई ले पाते हो। इसके वजह से वो आधा अधूरा ट्रीट हो जाता है, फिर इसके वजह से वो लंबा खींच जाता है। डॉक्टर साहब, एक नाम है जिसे हम लोग सब भूल जाना चाहते हैं और काफी हद तक लगभग भूल गए थे, लेकिन फिर से हमारे सामने आ रहा है, ये जो कोरोना है। इसके बाद जो खांसी जुकाम अक्सर होता है, उसके अब तो घरेलू उपचारों से भी ठीक हो जाना चाहिए। घरेलू उपचार जो है इंडियन लोगों में काफ़ी फेमस है एक्चुअली। हम जो बहुत सारे लोग जो है घरेलू ही ट्राई करते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं, कोई नुकसान है। जो घरेलू जो उपचार होते हैं सर्दी खांसी जुकाम का, तो जैसे गरारे हो गए या फिर स्टीम लेना हो गया, ये उनको ट्राई करना चाहिए, या वो जो ऑलरेडी स्वस्थ हो, जो यंग हो, जिनको कोई बीमारियां ना हो, ऐसे लोग ये ट्राई कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनको ऐसे कोई उसके डेंजर साइन ना हो, डेंजर सिम्टम्स जैसे बहुत तेज़ बुखार आना, सांस में दिक्कत होना और उल्टी दस्त होना, ये जो है थोड़े से रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग्स मतलब डेंजरस साइंस होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आपको है तो आपने घरेलू नुस्खे जो है नहीं ट्राई करने चाहिए, आपको किसी डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यूँ तो हमारे शायद काम की बात नहीं है कि ये नया वेरिएंट कौन सा वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि वैज्ञानिक बात है, इसलिए इसका नाम और इसके बारे में सूचना हमें जरूरत है। ये नया वेरिएंट कौन सा आया है? जो नया वेरिएंट जिसके बारे में हम काफ़ी अभी आजकल सुन रहे हैं वो है JN1। ये कोविड का ही एक प्रकार है। ये ओमाइक्रोन जो लास्ट वायरस आया था कोविड का, उसका एक रिलेटिव मान सकते हो आप इसको, ये उससे कोरिलेटेड है। तो ये जो नया JN1 वेरिएंट है, जो कि अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही फैल रहा है, तो इसका शुरुआत जो है चाइना से या US से हुआ है। तो इसका जो बेसिकली ये जो है काफ़ी इन्फेक्शियस है और काफ़ी ट्रांसमिसेबल है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो JN1 नया वेरिएंट है, ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला है। हमारी रुचि के लिए जो आवश्यक है डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए और हम सब जो इसे प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं या देख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये पहले वाले से ज़्यादा घातक है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि JN1 वेरिएंट है जो काफ़ी इन्फेक्शियस है और ट्रांसमिसेबल है। इसका मतलब है काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है, लेकिन अब तक के जो रिसर्च हुआ है इसमें ये नहीं पाया गया है कि ये ज़्यादा घातक है। इसका जो मोर्टेलिटी है या फिर इसका जो मृत्यु दर है वो पुराने कोविड की तरह ही है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमें बार बार इन्फेक्शन से इम्यूनिटी भी हो गई है, हमने वैक्सीन भी लिए हैं, इसलिए इसका जो प्रकोप जो ज़्यादा घातक है वो कम है। लेकिन फिर भी हमको इसके बारे में काफ़ी सजग रहना होगा, हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस पास्ट में देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये फैलता है तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी कम होता है, जो एल्डरली होते हैं, जिनको कई प्रकार की बीमारियां होती है, तो उन लोगों के लिए ये फिर भी घातक साबित हो सकता है। अभी तो इसका अर्ली स्टेज है, तो इसके बारे में अभी और थोड़ी जानकारी आना बाकी है, लेकिन घातक के मामले में ये पुराने जैसा ही है। तो मेरे दर्शकों, मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि ये कोरोना वायरस जिसे हम JN1 कह रहे हैं, ये पुराने वायरस जितना ही घातक है। ये बात और है कि पिछले दौर में वायरसों से लड़ते लड़ते कोरोना के हमारी इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो गई कि हम इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि एल्डरली पीपल, बच्चे, ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्सर लंबे समय से बीमार हैं, उन लोगों की जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनके लिए अभी भी बहुत खतरनाक है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस विषय को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या ये मामले अजमेर में पाए गए हैं कोई अभी तक? हाँ, अब तक एक्चुअली इसका जो शुरुआत है सारे इंडिया में ही हो चुका है। इवन अजमेर में भी एक जो केस है लेटेस्ट पाया गया है JN1 वेरिएंट का, और राजस्थान में तो कई केसेस अब तक आ चुके हैं JN1 वेरिएंट पॉजिटिव। तो डॉक्टर साहब, अगर ये इतना खतरनाक है जिसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो क्या फिर इससे बचाव के लिए पुराने जैसी सख्ती आवश्यक है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन हमने सबने देखा है, हमने सबने अनुभव किया है इस चीज़ का। तो लॉकडाउन जो हमने देखा कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया हमें।
जो स्प्रेड होना था वो तो होके रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से लॉकडाउन या लॉकडाउन से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो स्प्रेड होता है इस वायरस का काफ़ी ट्रांसमिसिबल है, तो ये तो स्प्रेड होना ही है। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ होगी कि हम ना तो इसके अब लॉकडाउन लगाए, बल्कि हम थोड़ा सा खुद का बचाव करें। जैसे मैंने पहले ही बोला, जैसे जो बचाव होता है मेनली मास्क होता है, खुद का केयर लेना, घर के बूढ़े बड़ों जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा दूर रहना अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो, और जो है वैक्सीन बराबर से टाइम से लेना, हाथ पैर स्वच्छ रखना, सैनिटाइज़ करना, आसपास की जो टेबल कुर्सी जिसको आप बार बार हाथ लगाते हो उसको सैनिटाइज़ करना, ये चीज़ें करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कि लॉकडाउन से। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि पिछली बार पहली बार जब हमने कोरोना का सामना किया तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन की घोषणा की थी, काफ़ी उस समय हम सब हक्के बक्के से उससे सुन रहे थे और बहुत भयभीत हो गए थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पहले से इस बीमारी को लेकर के ना हमारे पास कोई जानकारियां थी और ना हम जागरूक थे। लेकिन अब हम जागरूक हैं और इसलिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लॉकडाउन या इस तरह की कठोर अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वयं अनुशासन अत्यधिक आवश्यक है। और वो डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले अनुभवों से जो कुछ हमने सावधानियां सीखी हैं उन्हें हमने अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो निश्चित ही हम इस समस्या से उबरने में, अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब सिद्ध होंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है कि इन्फ्लुएंजा वायरल क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? इन्फ्लुएंजा जो है ये काफ़ी पुराना वायरस है। कोविड तो हमको 2-3 साल से ही पता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा इसी प्रकार का पुराना वायरस है। ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। ये भी जो वायरस है ये भी वायरल बीमारी है। ये भी जो है इसके जो सिम्टम्स है कोविड जैसे ही होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत, न्यूमोनिया होना, उल्टी, दस्त। लेकिन ये जो वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके 4 प्रकार होते हैं मेनली, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी और डी। इसमें से मेनली जो इन्फ्लुएंजा ए और बी है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, इंसानों में पाया जाता है। बाकी जो 2 है वो इंसानों में नहीं पाए जाते। आपने काफ़ी बार सुना होगा एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये जो है सारे इसी के प्रकार है, इन्फ्लुएंजा ए के प्रकार है। तो डॉक्टर साहब, एक बात और बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि इस इन्फ्लुएंजा वायरल से हम अपने आप के लिए बचाव हेतु क्या क्या सावधानियां बरतें? कोविड और इन्फ्लुएंजा एक प्रकार के ही वायरस है। इससे बचाव का तरीका भी एक ही प्रकार का है। मास्क पहनिए, हैंड को हमेशा, हाथों को सैनिटाइज करिए, जो है हमेशा जो बूढ़े बाड़ों से दूर रहना है, जिनको अपने से कोई उनको बीमारी ना हो उस पर ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा के लिए एक चीज़ और अच्छा है कि इसमें जो है वैक्सीन आता है, जो कि कोविड में भी हमने देखा कि कोविड का भी अलग अलग प्रकार के वैक्सीन आए थे। वैसे ही इन्फ्लुएंजा है जो काफ़ी पुराना वायरस है, तो इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन वैक्सीन्स का एक जो ये प्रॉब्लम है इसमें कि हर साल ये नया स्ट्रेन आता है इन्फ्लुएंजा का भी, तो इसके जो वैक्सीन है हर साल हमको लेने होते हैं। तो जो अभी जनरली तो हम सबको दे ही नहीं सकते, तो इनको उन लोगों के लिए इंडिकेटेड है जिनको कोई बीमारी हो, जिनको अस्थमा, दमा, हार्ट की बीमारी या कोई लकवा ऐसी कोई, या फिर उनका एज ज़्यादा हो, 60 के ऊपर हो, उन लोगों के लिए इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है ये इंडिकेटेड है, ताकि इन लोगों ने तो हर साल इसका टीका लगाना चाहिए। तो मेरे साथियों, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि नॉर्मल लाइफ में हम सब तब तक कोई सावधानी नहीं बरतते जब तक कि कोई झटका बीमारी के रूप में हमें न लग जाए, और झटका लगने के बाद संभलना अथवा न संभल पाना यह निर्भर करता है कि वो झटका कितना गंभीर रहा है। बात यह है कि हमें जीवन के तौर तरीकों में आमूल चूल परिवर्तन करने ही होंगे। कोरोना तात्कालिक बीमारी नहीं थी। कोरोना ने एक कल्चर डेवलप किया है उससे बचाव के लिए और ऐसी समस्त फैलने वाली वायरल डिसीजेस से बचने के लिए कि हम कुछ चीजों को अपने जीवन व्यवहार में उतार लें, जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई का अतिरिक्त ध्यान रखना, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आप सबके बीच में आज डॉक्टर संदीप जी को लाया और डॉक्टर संदीप जी हमारे बीच पधारे और हम सबका मार्गदर्शन ही नहीं, ज्ञानवर्धन भी किया, और इस तरह से कि हम अपने आप को आने वाले समय में बीमारियों से बचा भी पाएं और उनका सामना करने के लिए तैयार भी रहें। डॉक्टर संदीप हमारे अजमेर के लिए एक एसेट हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने युवा और इतने योग्य डॉक्टर, एक जनरल फिजिशियन हमारे साथ हैं।
मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ thank तहे दिल से। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू। सभी दर्शकों, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।